हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स यूनिट। आई एम हिमांशु चौधरी। लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रेशन प्रोसेस पूरा देख लिया था और कैसे हम लोग सल्फेट अटैक होता है ये भी देख लिया था। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, और इसके बाद हम लोग टेस्ट शुरू करेंगे कि क्या क्या टेस्ट, कौन सा फील्ड टेस्ट, लैब टेस्ट कैसे होते हैं, और फाइननेस टेस्ट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और सीमेंट देखने से पहले फ्लैश सेट और फॉल सेट देख लेते हैं। आप लोग बड़े टाइम से पिछली 2-3 वीडियो से नाम सुन रहे होंगे फ्लैश सेट और फॉल सेट में आखिर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हम देखते हैं फ्लैश सेट। सेट यानी कि सिर्फ सेट होना, स्ट्रेंथ हार्ड होना, सिर्फ स्ट्रेंथ गेन मत करना, ठीक है ना, हार्ड हो जाना। तो हम पहले देख लेते हैं परमानेंट रिजिडिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट, मिक्स्ड सीमेंट पेस्ट। ठीक है ना, मिक्स्ड सीमेंट पेस्ट। तो ये परमानेंट रिजिडिटी होती है एक तरह की, उसमें परमानेंट रिजिडिटी आ जाती है। अगर कुछ टाइम जल्दी आ जाती है परमानेंट रिजिडिटी, रैपिड लिख देते हैं, रैपिड परमानेंट रिजिडिटी ऑफ मिक्स्ड सीमेंट। ठीक है ना, ये रैपिड परमानेंट रिजिडिटी है, जो कि क्या होता है कि विथ हाई हीट एवोल्यूशन, मतलब इसमें हाई हीट एवोल्यूशन में होता है। ठीक है ना, और फिर क्या होता है कि इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। This cannot be removed by, cannot be dispelled by further mixing without adding water। अब आपने कुछ चीज़ ध्यान दी, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्या बोला मैंने बोला कि दिस कैन नॉट बी डिस्पेल्ड। इसको डिस्पेल्ड यानी कि डिसअपियर, इसको हम डिसअपियर नहीं कर सकते फर्दर मिक्सिंग विथाउट एडिंग वाटर। मतलब पानी उसमें ऐड नहीं करना है, वैसे ही मिक्सिंग करनी है। स्टिफ हो गया, उसको मिक्सिंग की, पर वो अपनी फिर से प्लास्टिक स्टेट में नहीं आया, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि वो परमानेंट, वो हमारा फ्लैश सेट हो गया, उसमें रैपिड परमानेंट रिजिडिटी आ गई है, परमानेंट रिजिडिटी, और हीट एवोल्यूशन होता ही है। तो अब आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे इसके कॉजेज़ में, कि इसके कॉज की बात कर दें अगर हम लोग, ये कॉजेज में रैपिड जल्दबाजी कर रहा और हीट भी एवोल्व कर रहा, तो सबसे बड़ा कॉज तो इसका क्या है, C3A। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि C3A कितने जल्दबाजी वाले भाई साहब हैं ये हमारे, ये बहुत जल्दबाजी करते हैं भाई साहब। ठीक है ना, तो इन भाई साहब का पर इलाज भी अपने पास है। तो इलाज क्या है कि हम इसमें ऐड 2 to 3% जिप्सम ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर। जब सीमेंट क्लिंकर से ग्राइंडिंग करते हैं तभी हम इसमें 2 से 3% जिप्सम ऐड कर देते हैं। और 2 से 3% ही क्यों करते हैं, क्योंकि जिप्सम क्या है, सल्फेट है उसके अंदर, तो सल्फेट अटैक की पॉसिबिलिटीज़ ना बढ़ जाएं, इसलिए हम लोग 2 से 3% ही उसमें ऐड करते हैं। कब ऐड करते हैं, जब क्लिंकर्स को ग्राइंड कर रहे होते, ना कि रॉ मटेरियल्स को ग्राइंड कर रहे होते। जब क्लिंकर्स को, जब वो हीट, उसका कैल्सिनेशन खत्म हो जाता, भी मैं बताऊंगा आपको कि कब ऐड, किस तरह से ऐड करते हैं कैल्सिनेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट प्रोसेस में, कि ये क्लिंकर्स के टाइम पे ऐड करते हैं कि जब आपको इसके अंदर हमारी फ्लैश सेट की
जब हमको संभावनाएं कम करनी होती है, फ्लैश सेट हमें चाहिए नहीं है, फ्लैश सेट किसी को नहीं चाहिए कि हम लोगों ने मिक्स किया और पता चला फ्लैश सेट हो गया, फिर पूरा का पूरा सीमेंट पेस्ट बर्बाद हो गया हमारा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं 2 से 3%, इतना भी जल्दी ना, उसका सेटिंग टाइम थोड़ा सा डिले हो जाए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं, क्योंकि C3A की वजह से ही जिप्सम को ऐड किया जाता है। और 2-3 कॉजेज और हैं, जैसे एल्कली, ठीक है। और अगर हम देखें तो सीमेंट की जैसे एग्रीगेट कम और सीमेंट का परसेंटेज हाई कर दें तो अभी हमारा ये फ्लैश सेट बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये बात हो गई फ्लैश सेट की, और इसको आप नोट बना के लिख दीजिए, क्योंकि इससे ये ना, ये हर 2-3 साल, हर 1 साल, हर साल ही समझो, मतलब आप जितने भी ESE दे रहे हैं, गेट दे रहे हैं और स्टेट देंगे, तो ये तीनों में हर साल मतलब कि कभी ESE में आ जाता है, जिस साल गेट में नहीं आएगा उस साल ESE में आएगा, जिस साल ESE में नहीं आएगा उस साल गेट में पूछ देंगे। यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितना % हम लोग जिप्सम ऐड करें। तो इसको नोट डाल लो और नोट बना के लिख लो आप ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि और क्यों ही ऐड किया जाता है, इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं ये, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं फॉल सेट की। फॉल सेट से आप क्या समझ सकते हैं? फॉल सेट यानी झूठा, एक झूठा सेट हो रहा है, मतलब ये हम शायद मिक्सिंग करने के बाद फिर से प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा, ये झूठा है भाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमैच्योर स्टिफनिंग और या फिर हार्डनिंग ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड सीमेंट पेस्ट। ठीक है, फ्रेशली मिक्स्ड सीमेंट पेस्ट में प्रीमैच्योर स्टिफनिंग या हार्डनिंग हो जाए, प्रीमैच्योर स्टिफनिंग और हार्डनिंग, ठीक है ना। प्रीमैच्योर मतलब कि मैच्योर तरीके से तो ये हुई है, इसको हम लोग फिर से प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, बट उसको हम कर लेंगे। किस तरह से कर लेंगे कि इसमें पहले तुम देख लेते, नो एप्रिसिएबल हीट एवोल्यूशन नहीं होगा, नो एप्रिसिएबल हीट, इसमें हाई हीट एवोल्यूशन होता है। और यहां क्या है कि कैन बी डिस्पेल बाई फर्दर मिक्सिंग विथाउट एडिंग वाटर, विथाउट एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। पानी हम ऐड नहीं करेंगे पर मिक्सिंग करेंगे इसकी, तो प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा। ये फॉल सेट हो गया, यानी झूठा सेट। ये आ जा रहा है अपनी प्लास्टिक स्टेट में, पर थोड़ी देर के लिए ये प्रीमैच्योर स्टिफनिंग दिखा रहा है। तो मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो प्रीमैच्योर स्टिफनिंग बोल रहा हूँ मैं वर्ड, इसकी जगह पे हम लोग ये वर्ड भी तो यूज़ कर सकते थे, रैपिड रिजिडिटी ऑफ मिक्सिंग, रैपिड रिजिडिटी। अब भाई परमानेंट हटा देते, रैपिड रिजिडिटी। कई लोग आसान वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग प्रीमैच्योर स्टिफनिंग इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि एक ऐसा वर्ड है जो कि हर बुक्स में आपको मिल जाएगा इसकी डेफिनेशन के लिए, प्रीमैच्योर स्टिफनिंग। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं सिविल इंजीनियरिंग में, पूरी सिविल इंजीनियरिंग में हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि उस डेफिनेशन के लिए सूटेबल होते हैं, जैसे प्रीमैच्योर स्टिफनिंग। इस टाइप के वर्ड्स आप लोग अंडरलाइन कर लिया करिए अपनी बुक्स में कहीं पर भी। तो इससे क्या होगा, जब हम मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे इस टाइप के वर्ड्स लिखेंगे ना, तो जब कोई मेंस की कॉपी चेक करता है तो वो उतना पूरी कॉपी टाइम चेक नहीं कर पाता, तो वो उतना ही चेक करता है, वो वर्ड्स देखता है कहाँ उन वर्ड्स को देखने की कोशिश करता है जो वर्ड स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं इसके लिए, किसी भी डेफिनेशंस के लिए, तो वो स्टैंडर्ड वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करता है। तो अगर वो ये स्टैंडर्ड वर्ड देखेगा तो बहुत अच्छी आपको उतना ही वो इसने स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किए हैं, यानी कि इसको आंसर आता है, फिर वो आगे का एजम्पशन करके आपको मार्क्स देगा। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस टाइप के वर्ड्स को यूज़ करें वहाँ पे,
ठीक है ना। आप अपने यूज़ क्या करें, इस टाइप के वर्ड्स को इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तब भी यूज़ करें, सिर्फ लिखने में नहीं, इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो इससे एक अलग आपकी इमेज बनेगी सिविल इंजीनियर के तौर पर। इस टाइप के वर्ड आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इन सबको नोटिस करें और देखें। वैसे हमने आज देख लिया फ्लैश सेट और फॉल सेट, और हम देखने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो चलिए अब देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट क्या भाई, ये मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट क्या है। ये आपने तरह तरह के सीमेंट, अभी हमारे घर में सीमेंट, हमारा घर बना, हमारे घर में तरह तरह के सीमेंट आए। कौन कौन से सीमेंट आए। अब आप कहोगे सर एसीसी सीमेंट देखा है हमने, आरसीसी या एसीसी सीमेंट देखा है, और अंबुजा सीमेंट देखा है, रिलायंस सीमेंट देखा है, चंपा सीमेंट देखा है, चमेली सीमेंट देखा है, और ऐसे ही बहुत वगैरह वगैरह सीमेंट देखे हैं, चंपा चमेली, ठीक है। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है ये क्या है, ये उस रॉ मटेरियल से उस बोरी तक सीमेंट आने की प्रोसेस है, और उसमें किस किस तरह से उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के एलिमेंट्स हैं, वो कैसे ऐड हुए, क्या कहानी रही उसकी, कैसे उसने अपना तपा, कितनी परेशानी में तपा। जैसे कि कोई टॉपर है भाई, वो आईएएस बन गया है, अब उसका सीमेंट एक तरीके से उसकी पूरी प्रोसेस ख़त्म हो गई, मैन्युफैक्चरिंग और आईएएस ख़त्म हो गई। किस किस कितने टेम्परेचर पे तपा, कितना टेम्परेचर पे उसने मेहनत की, ये सब चीज़ें हो गई, देखते हैं हम लोग। तो इसी तरह से सीमेंट है, एक रॉ मटेरियल था, धरती पे पड़ा था, बिना ऐसी मिट्टी पड़ी थी, ऐसी लाइमस्टोन पड़ा था। अब भाई हमने लाइमस्टोन उठाया, क्ले उठाई, और उनको कहीं पीस दिया, कहीं हीट किया, ठीक है, कभी पीसा, कभी हीट दी, फिर पीसा, फिर हीट दी, और फिर जाके वो सीमेंट बना, फिर उससे घर बने, महल बने, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी। तो इसी तरह से हम सीमेंट की प्रोसेस देखते हैं। चंपा चमेली सीमेंट देखेंगे क्या क्या है भाई। चलिए शुरू करते हैं। पहला रॉ मटेरियल, पहली प्रोसेस, ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ 7 स्टेप्स, ये आप चाहे वेट प्रोसेस पढ़ लो चाहे ड्राई प्रोसेस पढ़ लो, दोनों में ये प्रोसेस कॉमन रहेंगी। फिर मैं ड्राई और वेट प्रोसेस का डिफरेंस बताऊँगा अभी आपको इसके बाद क्या है। तो पहला क्या है, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन और स्टोरेज। ठीक है सर, ये समझ गए हम। रॉ मटेरियल का हमने क्या किया, उठा के लाए कहीं से, धरती से, कहीं से, कहाँ से लाओगे रॉ मटेरियल, धरती से उठाया, कहीं से भी उठाया, अर्थ से उठाया हमने रॉ मटेरियल और उसको लाके स्टोर कर दिया। अब क्या किया, फिर हमने करेक्शन ऑफ प्रोपोर्शंस। अब करेक्शन ऑफ प्रोपोर्शन सर ये क्या है भाई, किस प्रोपोर्शन में करेक्ट करेंगे सर। तो बता तो चुके हैं, लाइम को 36, सिलिका को 20, फिर लाइम सिलिका एल्यूमिनिया को 6% और आयरन ऑक्साइड को 3, फिर क्या मैग्नीशिया को 2, और फिर बाकी के एल्कली मटेरियल। इस टाइप से बता चुके हैं पहले लेक्चर में ही, आपने पढ़ा हो, नहीं देखा तो दोबारा जाके देख लीजिए अब, ठीक है। तो करेक्शन ऑफ प्रोपोर्शन करेंगे अब यहाँ पे। ये होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जब हमने सब कुछ करेक्ट कर लिया, ठीक है, पहले क्या किया, धरती से, अर्थ से उठा के लाए मटेरियल, रॉ मटेरियल, उसको स्टोर कर दिया, फिर उसमें करेक्शन किए किस किस प्रोपोर्शन में क्या डालना हमें। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसका पल्वराइजेशन किया। पल्वराइजेशन यानी पाउडर फॉर्म बनाया, किसमें, बॉल मिल में। अब ये बॉल मिल कैसी चीज़ होती है, आपने कभी अपनी लेबोरेटरी में लॉस एंजलिस नाम की एक मशीन देखी होगी। वो मशीन बहुत तेज आवाज़ करती है, वो उस पर एवरेशन टेस्ट होते हैं उससे। तो उसी तरह की मशीन होती है बहुत बड़ी बॉल मिल, उसमें बॉल्स डली रहती हैं बहुत सारी, तो वो अच्छे से ग्राइंड कर देती है इन रॉ मटेरियल्स को, बहुत पाउडरी फॉर्म में ग्राइंड कर देती है, ठीक है। उससे ग्राइंड होने के बाद फिर होता है इसका कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन होता है किलेन में। किलेन यानी भट्टे, भट्टों में इसका कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है सर, ये तो बता दीजिए। अरे कैल्सिनेशन कुछ नहीं होता भैया, कैल्सिनेशन हीटिंग होती है, हीटिंग ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को तुम ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको हीट करोगे, उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे जब हम किसी भी चीज़ को, चलो एग्जांपल ले लें, आपको अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाए, चलो आप किसी भी चीज़ को, आपको नहीं, किसी भी चीज़ को ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया जाए, बहुत टेम्परेचर को उसको जलाया जाए, तो उसमें से क्या निकलेगा, आप सोच के बताइए क्या निकलेगा उसमें से, वो कैसा हो जाएगा। आप कहेंगे काला, काला नहीं वो क्या होगा कि उसमें पहले तो उसमें आपका रिडक्शन हो सकता है, उसमें रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स टूटेंगे, उसकी स्टेट चेंज होगी। अगर सॉलिड में उसकी स्टेट चेंज होगी, अगर सॉलिड में होगा मेटेलिक स्टेट में हो जाएगा, मेल्टेन स्टेट में हो जाएगा, मोल्टेन स्टेट में होगा तो फिर गैसेस फॉर्म बनने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। तो यही कैल्सिनेशन है। पर हम उसको मोल्टेन कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, पर ये मैं हीट बता रहा था, इतना हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे तो ये प्रोसेस होगी। पर कैल्सिनेशन क्या है, इतनी हीट देना कि वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम रहे, बस वो फ्यूज हो जाए, और फ्यूज होके क्या हो जाए, मिक्सिंग हो जाए सबकी आपस में। और कितना टेम्परेचर दें सर, अब ये क्या है भाई, इसको दें, याद करना 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर देते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको जरूर याद करना है, ठीक है ना। 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर देना है कैल्सिनेशन में, ठीक है। और फिर क्या, इसमें से क्या होगा, CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, उड़ जाएगी CO2 गैस। ये कैल्सिनेशन प्रोसेस है। अब भाई इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, उसके क्लिंकर्स बन जाएंगे। अब क्लिंकर्स कैसे बन जाएंगे सर, क्लिंकर क्या होते हैं, अब इन मटेरियल से क्या होता है कि स्मॉल राउंड बॉल्स बन जाती हैं, स्मॉल छोटी छोटी राउंड बॉल्स बन जाती हैं। अब राउंड, और 2 से 3 mm तक की राउंड बॉल्स बन जाती हैं इसमें, इतने साइज की 2 से 3 mm की राउंड बॉल्स। सर ये राउंड कैसे हो गई, अरे भैया आपने यहाँ देखा नहीं क्या, रोटरी किलिन्स, मतलब वो किलिन तो होती है पर घूमती भी है, रोटेट भी करती है। तो कोई चीज़ रोटेट होते होते वो राउंड शेप ले लेती हैं अपना, तो इसलिए ये स्मॉल राउंड बॉल्स बन जाती हैं, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसकी कूलिंग होती है यहीं पर, और फिर इसी तरह से इनका फिर जब ये राउंड बॉल्स बन जाती हैं तो इनका हम फिर पल्वराइजेशन करते हैं, ठीक है ना, ट्यूब मिल में या फिर बॉल मिल में इनका फिर से पल्वराइजेशन, फिर से इनको पीसा जाता है और ग्राइंड किया जाता है। और इसी टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको आप स्टार लगा दो इस स्टेप को, यहाँ पर इसको ऐड किया जाता है यहाँ जिप्सम, कितना 2 से 3%। कहाँ ऐड किया जाता है, जब क्लिंकर्स बन जाते हैं, क्लिंकर्स को जब हम पल्वराइज करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3% जिप्सम ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद स्टोर होता है, फिर पैकिंग हो जाती है, सीमेंट की बोरी में पैक हो जाता है। ये सिंपल से 7 स्टेप्स हैं, इन्हीं को हम दोनों प्रोसेस में देखना रिपीट कराएंगे, याद कराएंगे आपको। यही 7 प्रोसेस हैं जो कि सब जगह इन्हीं 2 प्रोसेस में रिपीट होती हैं, बस किसी में पानी डल जाता है तो किसी में वाटर बाद में डलता है, बस यही फ़र्क होता है। और कोई सस्ती है तो कोई महंगी है, और कोई हार्ड मटेरियल्स के लिए है तो कोई नॉर्मल मटेरियल्स के लिए है, ठीक है ना। तो ये 7 स्टेप्स हैं, क्या कुछ नहीं है, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया, स्टोरेज में डाला, फिर स्टोर कर दिया, स्टोर करने करेक्शन किए प्रोपोर्शंस की, मैंने पहले में बताया था प्रोपोर्शंस ऑफ रॉ मटेरियल का, तो उतनी प्रोपोर्शन में इनको करेक्ट किया, फिर पल्वराइज किया, मतलब कि इसको बॉल मिल में डाल के इसको ग्राइंड किया। फिर उसके बाद कैल्सिनेशन किया। कैल्सिनेशन क्या होता है कि हाई हीटिंग होती है सब्सटेंस की अप टू हाई टेम्परेचर, बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे उसको टेम्परेचर में हीट किया जाता है, जिससे फ्यूज़न हो जाता है, फ्यूज़ हो जाते हैं। और कितना टेम्परेचर रखा जाता है, 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस, और इसमें CO2 इवॉल्व हो जाती है। इससे क्या बनता है, किलिन बनते हैं, क्लिंकर्स क्या होते हैं, क्लिंकर्स हमारे होते हैं स्मॉल राउंड बॉल्स होती हैं क्लिंकर्स, ठीक है, 2 से 3 mm की, ठीक है। इसको कूल किया जाता है, फिर इनको पल्वराइज किया जाता है, और यहीं पर ही जिप्सम ऐड किया जाता है, इसमें जिप्सम 2 से 3%, और फिर इसको स्टोरेज भेज दिया जाता है और पैकिंग हो जाती है, और सीमेंट आपके घर पे पहुंच जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस दोनों क्या क्या डिफरेंस है और क्या किस तरह से होती हैं। तो पहले हम ड्राई प्रोसेस देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस कुछ नहीं है, ये तब एडॉप्ट की जाती है जब रॉ मटेरियल थोड़ा हार्ड हो, क्वाइट हार्ड। रॉ मटेरियल जो हम ले रहे हैं वो थोड़ा सा हार्ड हो, तब हम ड्राई प्रोसेस यूज़ करते हैं। और फिर कुछ बहुत सिंपल है, फिर हम क्या करते हैं, कैलकेरियस मटेरियल जो होते हैं हमारे, कैलकेरियस जो मटेरियल है हमारे, कैलकेरियस मटेरियल जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, और 2 मटेरियल मैंने आपको पहले लेक्चर में बताए थे, 2 मटेरियल मिलते हैं, एक कैलकेरियस और आर्गिलेशियस। बस आप यही देखेंगे, इन्हीं 2 मटेरियल सीमेंट बनता है। जैसे इसमें किले है आर्गिलेशियस में, और कैलकेरियस में क्या है, लाइमस्टोन है। तो इन दोनों को अलग अलग लिया हमने, अलग अलग, और अलग अलग इनको क्या किया, क्रश किया, फिर अलग अलग ग्राइंड किया ट्यूब मिल्स में, फिर इनको स्टोरेज बेसिन में रखा, स्टोरेज बेसिन
स्टोरेज होते हैं बहुत बड़े बड़े, ट्यूबवेल में बता ही चुका हूँ आपको। वही प्रोसेस है पूरा। पहले क्या किया, रॉ मटेरियल लिया, जैसे कैलकेरियस, आर्गिलेसियस। अब इनको क्या किया, क्रश कर दिया हमने, ठीक है। अब इनको क्या किया, क्रश करने के बाद क्रश फाइन ग्राइंडिंग किस में कर दिया, फिर इनको पहले थोड़ा सा क्रश कर लिया इनको, ताकि फाइन ग्राइंडिंग अच्छे से हो जाए। फिर इनको ग्राइंडिंग कर ली भाई, फाइन ग्राइंडिंग कर ली ट्यूब मिल में या फिर बॉल मिल में। फिर इनको स्टोरेज बेसन में डाल दिया। फिर क्या किया, मिक्सिंग इन करेक्ट प्रोपोर्शन। अब इनको करेक्ट प्रोपोर्शन में लाए हम लोग। करेक्ट प्रोपोर्शन में लाने के बाद क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। फिर हमने इसको प्री हीट किया, प्री हीट कर दिया एट 800 डिग्री सेल्सियस पे, जहाँ पे एग्जॉस्ट गैस से क्या कर दिया, इसको प्री हीट कर दिया। तो प्री हीट क्यों करते हैं भाई, यहाँ पे पहली बात तो ये आ गई। अब प्री हीट क्यों कर रहे हैं सर, अब मटेरियल उठा के लाते हैं हम जो, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है इनबिल्ट, ठीक है ना। उसका मॉइस्चर रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ करते हैं प्री हीट, ठीक है ना। मिलाने के बाद प्री हीट कर लिया, फिर इनकी रॉ मिक्सिंग कर दी ऐसी हाथों, मतलब कि मिक्सिंग कर दी बस हम लोगों ने इसकी, इतना समझो आप, ठीक है ना। फिर ऐड कर दिया हम लोगों ने वाटर को इसमें ऐड किया, थिक पेस्ट बनाने लायक। ऐसा नहीं बहुत सारा ऐड कर दिया, थोड़ा सा इतना वाटर किया कि थिक पेस्ट बन जाए, एक केक जैसा पेस्ट। फिर उसके केक को हम लोगों ने क्या किया, जिसमें कि 14% मॉइस्चर होता है, ठीक है ना, 14% मॉइस्चर होता है, उसको फेड कर दिया, यानी रोटरी किलन में डाल दिया। उसको वहाँ पे कैल्सिनेशन होगा, इसका कैल्सिनेशन होगा वहाँ पे। और फिर ये कितने टेम्परेचर पे बर्न करता है, 1400 to 1500 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस में आप सोच रहे हैं कि तेल जल्दी मैं क्यों बता रहा हूँ। अब देखिए इस प्रोसेस में कुछ भी रहा नहीं है, अब मैंने शुरुआत में सब बता दिया आपको, ये स्टेप होते, बहुत आसान है और इतना कुछ पूछा भी नहीं जाता इसमें से, बस थोड़ा सा पूछा जाता है। यहाँ से जैसे टेम्परेचर पूछ दिया, ठीक है, इस प्रोसेस में यहाँ से टेम्परेचर पूछ देंगे भाई कि कितने पे कैल्सिनेशन करते हैं हम, कितने पे बर्न करते हैं हम इसके रॉ मटेरियल्स को टू मेक क्लिंकर्स, ठीक है ना। तो फिर वो 1400 to 1500 ये किसके लिए, ड्राई प्रोसेस के लिए 1400 to 1500। और फिर अभी वेट प्रोसेस देखेंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ गए, क्लिंकर्स बन गए, ये क्लिंकर्स तैयार हो गए। फिर इनको कूल किया और फिर इनको बॉल मिल में डाला ग्राइंड करने के लिए। वहीं उसी टाइम उसी समय क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा सा जिप्सम डाल दिया 2 से 3%, ताकि इसमें कोई फ्लैश सेट ना हो। जब इसको हम पेस्ट बनाए सीमेंट का, कोई फ्लैश सेट ना हो, ये जल्दी सेट ना हो, उसका सेटिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए। तो फिर हमने वहीं पे जिप्सम डाल दिया 2 से 3%। अब फिर क्या किया, इसको सिलोज यानी स्टोरेज टैंक होते हैं, ये स्टोरेज टैंक है सिलोज, सीमेंट सिलोज में डाला, फिर इसके बाद पैकिंग के लिए भेज दिया हम लोगों ने। इतनी सी प्रोसेस है। बस यहाँ पे 2 ही चीज़ पे ध्यान देना है आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से, कि एक तो 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस का इसमें फ्यूज़न होगा। यहाँ पे इतने टेम्परेचर, क्लियर में इतना टेम्परेचर रखेंगे हम जब इसका क्लिंकर फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद ये जब हम यहाँ पे जिप्सम ऐड करेंगे तो कितना परसेंटेज ऐड करेंगे, 2 से 3%। और क्यों ऐड करेंगे, ताकि हम सेटिंग टाइम बढ़ा सकें, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ा सकें इसका, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। बस इतना याद रखना है इस प्रोसेस में, बाकी सब तो आपको पता ही है। तो मटेरियल मिलते हैं कैलकेरियस और आर्गिलेसियस, फिर उनको क्या करते हैं, क्रश करते हैं, फिर उनको अलग अलग क्रश करते हैं और फिर ग्राइंड करते हैं, फिर उनको एक प्रोपोर्शन में, करेक्ट प्रोपोर्शन में मिक्सिंग कर देते हैं, फिर उनको मॉइस्चर हटाने के लिए प्री हीटिंग कर देते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, स्टोरेज टैंक में भेज देते हैं वहाँ पे। फिर उनको क्या करते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं वाटर ऐड करके हल्का सा। फिर वो जो पेस्ट होता है उसमें 14% मॉइस्चर होता है, ठीक है ना। उसको हम रोटरी किरण में डालते हैं, उसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके क्लिंकर्स रेडी हो जाते हैं। फिर क्लिंकर रेडी होने के बाद वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं और फिर इसको बॉल मिल में डालते हैं, ताकि ये ग्राइंड हो जाए अच्छे से। क्लिंकर्स बॉल फॉर्म में होते हैं तो ग्राइंड हो जाए। उसी टाइम पे हम लोग जिप्सम ऐड कर देते हैं 2 से 3%, ताकि जब इसका सीमेंट बन जाए और उसको यूज़ किया जाए तो वो जल्दी सेटिंग ना करे, उसकी सेटिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए, फ्लैश सेट ना करे, इसलिए जिप्सम डाल देते हैं। और यहीं पे सीमेंट और फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको सिलोज में, सीमेंट सिलोज यानी कि स्टोरेज टैंक्स होते हैं सीमेंट को भर रखने के लिए, तो वहाँ रख ले जाते हैं और फिर इसको पैकिंग करके आपके घर में भेज देते हैं इसको। इस ये ड्राई प्रोसेस थी। अब हम वेट प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं वेट प्रोसेस। भैया वेट प्रोसेस में अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम देखेंगे कीचड़ बनाने का फॉर्मूला, डिश देखेंगे कीचड़ बनाने की, किस तरह से क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे कीचड़ बनेगा हमारा। देखते हैं पहले क्या, हमारे कैलकेरियस मटेरियल आया, आर्गिलेसियस मटेरियल आया।
अब इसमें क्या किया, इसको क्रश किया लाइमस्टोन को अगले से, इसको क्या किया, वॉश पानी डाला किले को, वॉश मिल में वॉश किया इसको, ठीक है। फिर क्या किया, इसको एलिवेटर स्टोरेज में डाल दिया। अब एलिवेटर स्टोरेज क्या रहता है, एलिवेटर स्टोरेज वर्टिकल रहता थोड़ा, वहाँ से फ्लो होके फिर स्लोज में आती है, स्लोज यानी टैंक में, ठीक है ना। फिर ये एलिवेशन स्टोरेज में भी रहता है, तो ये क्रश्ड मटेरियल वहाँ से स्लोज में आ जाता है। फिर स्लोज से ये क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बस इतना चेंज है कि वेट ग्राइंडिंग करते हैं इसकी विथ वाटर। यहाँ पहले क्या करते थे हम, पानी नहीं डालते थे, ऐसी ड्राई ग्राइंडिंग करते थे। अब क्या कर रहे हैं, वेट ग्राइंडिंग कर रहे हैं, पानी डाल दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो यहाँ से बन गया कीचड़, सॉरी स्लरी। ये जो कीचड़ है यही इसको ज़्यादा विकसित हो गया तो स्लरी कहने लगे इसको इंग्लिश में, बस अपनी आम भाषा में हम लोग उसे कीचड़ कहते हैं। तो भैया ये जो कीचड़ है इसी को बनाने, यही डिफरेंस है दोनों में, इसमें कीचड़ बनता है, उसमें क्या बनता है, पेस्ट बन जाता है, उसमें पाउडर फॉर्म बनता है, फिर पेस्ट आखिरी में बनाते हैं। अब देखते हैं, कीचड़ बना, स्लरी बनी, स्लरी के बाद हमने क्या किया, इसको ब्लेंड किया स्लरी को एक करेक्ट कंपोजिशन में। तो ब्लेंड करते हैं, इतना पानी डाला होता है तो इतना होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, इसका बहुत बेहतरीन मिक्सचर बन जाता है, होमोजीनियसली सब मिक्सड हो जाते हैं आराम एक दूसरे से। फिर करेक्ट प्रोपोर्शन स्लोज में जाता है, करेक्शन होता है इसके, जो डिज़ायर हमारा जिस टाइप का मटेरियल, जिस टाइप का सीमेंट चाहिए उस हिसाब से हम लोग उसमें अपने इंग्रेडिएंट्स को करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होता है कि 40% मॉइस्चर कंटेंट किए रहता है यहाँ पे, जो हमारा पूरा स्लरी होती है। फिर करेक्ट स्लरी को क्या कर देते, राउटरी क्लिन में डाल देते, फेड इनटू राउटरी क्लिन। अब क्लिन क्या है, भट्टा, घूमता हुआ भट्टा, वहाँ पे से क्या निकलेगा, क्लिंकर निकलेगा। अब यहाँ देखने की बात है, नोटिस करने की इंपॉर्टेंट बात जो है पूरी प्रोसेस में वो यही है कि 1500 यानी 1500 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रखते हैं। और ड्राई प्रोसेस में कितना रखते थे, ड्राई प्रोसेस में रखते थे 1400 डिग्री सी से 1500 डिग्री सी। वहाँ कम रखते थे, यहाँ ज़्यादा क्यों रख रहे हैं सर, अब ये बताओ। अब यहाँ खुद समझो ना, ज़्यादा क्यों रख रहे हैं, यहाँ पानी भी तो ज़्यादा है, तो पानी को हटाना भी तो है हम लोग को, तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं इसलिए, ठीक है ना। और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं क्लिंकर्स में, वो क्लिंकर्स वॉल। अब क्लिंकर को फिर से ग्राउंड वॉल में डालो, वहाँ पे 2 से 3% जिप्सम डालो। क्यों डालते हैं भाई, आपको पता है, सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए। फिर सीमेंट सिलोज में डालो, फिर बेटिंग करके और पैकिंग करके भेज दो। बस ये प्रोसेस थी, दोनों प्रोसेस आपने याद कर ली, कुछ नहीं बचा अब इसमें, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस हो गई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यहाँ पे ख़त्म। हम लोग टेस्टिंग ऑफ सीमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट बेसिकली 2 टाइप में डिवाइडेड है। पहली है फील्ड टेस्ट, जो कि हम फील्ड में कर देते हैं, और लैब टेस्ट, जो कि हम लेबोरेटरी में करते हैं, ठीक है ना। फील्ड टेस्ट में हम क्या देखते हैं, कलर ऑफ सीमेंट, कलर कैसा है सीमेंट का, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि क्या फिजिकल वो सिंक कर रहा है पानी के साथ, या फिर और भी चीज़ें देख लेते हैं। हाथ डाल के देखेंगे सीमेंट की, उसमें कितना हीट है कि क्या है, ठीक है ना। और फिर ये लम्स देखेंगे, उसमें लम्स है कि नहीं है, प्रेजेंस ऑफ लम्स, ये फील्ड टेस्ट में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये फिजिकल टेस्ट होते हैं। लैब टेस्ट भी 2 टाइप पे टेस्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। वो फिजिकल टेस्ट में है और केमिकल टेस्ट में है, ठीक है ना। फिजिकल टेस्ट में ये फाइननेस टेस्ट हो गया, कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया, सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया, साउंडनेस टेस्ट हो गया, स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ये सब फिजिकल टेस्ट हो गए हमारे। तो फिजिकल टेस्ट में ना ये ऊपर के मेनली 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं सीमेंट में, भर भर के क्वेश्चन आएंगे इन्हीं चीज़ों से, फाइननेस से, कंसिस्टेंसी से, हैं सेटिंग टाइम से, और साउंडनेस से, स्ट्रेंथ से। और मैं आने वाली वीडियो में इनको डिटेल से बताऊंगा अभी आपको, आने वाले अभी अपकमिंग लेक्चर्स में। और ये हो गए लॉस ऑफ इग्नियस, ये हमारे केमिकल में आता है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, क्या इस वीडियो में कवर करेंगे, ये पूरा फिजिकल टेस्ट कवर करेंगे, और ये फिजिकल टेस्ट फील्ड टेस्ट कवर करेंगे, और ये फिजिकल टेस्ट में ये फाइननेस, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, स्ट्रेंथ, ये सब कवर करेंगे। और हीट ऑफ हाइड्रेशन ये शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे। और केमिकल टेस्ट हम लोग कवर नहीं करेंगे, उतना पूछा नहीं जाता ये, बस आप नाम देख लीजिए क्या क्या टेस्ट हैं 2, तो बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फील्ड टेस्ट से। तो फील्ड टेस्ट में पहले देखेंगे कलर। भाई कलर क्या होता है सीमेंट का, ग्रीनिश ग्रे नहीं सिर्फ,
ग्रे कभी मत बोलना, ग्रीनिश ग्रे, हल्का सा ग्रीनिश ग्रे होता है, वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए कलर हमेशा, यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कहीं ग्रीनिश ग्रे हो गया, कहीं थोड़ा डार्क हो गया, ऐसा नहीं, मतलब शुरुआत से ग्रीनिश ग्रे, बस ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए उसका, ठीक है ना। फिर फिजिकल टेस्ट पे आ जाते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे उसकी, कि जो हमारी फील्ड टेस्ट में है कि क्या लिखा है, सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन टच और रब्ड बिटवीन टू फिंगर्स, ठीक है ना। जब भी हम सीमेंट की एक चुटकी सीमेंट उठाया, उसको दो उंगली के बीच में रब किया ऐसे ऐसे, तो हमें कैसा फील होना चाहिए, स्मूथ पाउडर, सीमेंट पाउडर बिल्कुल स्मूथ फील होना चाहिए। अगर इफ इट इज रफ, ये क्या इंडिकेट करता है कि उसमें सैंड प्रेजेंट है, सैंड पार्टिकल यानी एडल्ट्रेंट है, एज अ एडल्ट्रेंस सैंड प्रेजेंट है। एडल्ट्रेंस क्या होते हैं, जो वो मटेरियल जो कि हमारी किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को बहुत सी इफेक्ट कर देते हैं, चीज़ों को बेकार पुअर फॉर्म बना देते हैं उस चीज़ का, वो एडल्ट्रेंस, इसलिए एज अ एडल्ट्रेंट एंड उसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है अगर कहीं पे महसूस हो रहा है, ठीक है ना। अब इसकी ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, कैसा, ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए जब भी हम उसको रब करें टू फिंगर्स के बीच में। ये आपको मैं जो फिजिकल टेस्ट बता रहा हूँ, ये फील्ड टेस्ट जो भी, ये आपको ऐसे यूँ दिमाग में याद होना चाहिए। कोई बोलते फील्ड टेस्ट बताओ, तुरंत याद होना चाहिए ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, जब भी रब करो टू फिंगर्स के बीच में तो स्मूथ फील होना चाहिए, इस टाइप की चीज़, क्योंकि फील्ड पे टेस्ट होते हैं, ये हर कोई पूछ लेता है, ठीक है ना। और अब हाँ, आप ये टेस्ट पढ़ क्यों रहे हो, अब भाई जो हमारा सीमेंट हमने कल लेक्चर में देखा था मैन्युफैक्चर हो गया, अब भाई वो सीमेंट सही मैन्युफैक्चर हुआ है नहीं हुआ, हमारी डिज़ायर प्रॉपर्टीज जो हमें चाहिए थी उसमें डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ वो उसमें आई कि नहीं आई, तो इसलिए हम ये सारे टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। जितने भी टेस्ट हैं, फील्ड टेस्ट होगा या फिर आपके लैब टेस्ट हो गए, तो ठीक है ना। तो इसी तरीके से तो यहाँ पे हमने देख लिया ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए भाई इसका यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कहीं ग्रीनिश है तो कहीं कुछ और कलर हो रहा, ऐसा नहीं, पूरा ग्रीनिश यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे, ठीक है ना। सीमेंट स्मूथ फील होना चाहिए टू फिंगर्स के बीच में, अगर रफ फील हो रहा है तो क्या उसमें एडल्ट्रेंस सैंड प्रेजेंट है ऐसा, ठीक है ना। फिर क्या है, इफ हैंड, अगर हैंड इंसर्टेड इन अ बैग और हीप ऑफ सीमेंट, अब भाई कोई भी सीमेंट ले लो आप, कोई भी सीमेंट ले लिया आपने, कोई भी एसीसी, चंपा, जो सीमेंट आपका मन करे, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, हाथ ऐसे डाला, अब आपको उसके अंदर हाथ डालोगे तो आपको कैसा महसूस होगा भाई, अगर उस कहते हैं कि फील कूल, ठंडा ठंडा महसूस होना चाहिए उसके अंदर, आप कहोगे भाई सीमेंट तो गरम गरम महसूस कराता है, तो आपका सीमेंट खराब है भाई, सीमेंट की रिएक्शन चालू हो गई। सीमेंट तब हीट प्रोड्यूस करता है जब वो रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। मैंने आपको बता चुका है कि जब भी हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, सीमेंट क्या करता है, सीमेंट हाइड्रेशन प्रोसेस में ही तो हीट इवॉल्व करता है, यानी उसमें कहीं ना कुछ परसेंट मॉइस्चर आ चुका है, तभी तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी रिएक्शन स्टार्ट कर दी उसने। अगर उसने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है तो मतलब वो कूल स्टेट में है और नॉट वार्म, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा सीमेंट है। क्या कौन कौन से, ग्रीनिश ग्रे, फील स्मूथ और फील कूल जब भी हाथ डालें, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं, इफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट थ्रो इन अ बकेट ऑफ वाटर, ठीक है ना, इफ इट शुड फ्लोट फॉर सम टाइम बिफोर सिंक। अब भाई सीमेंट क्या है, सीमेंट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमने एक मुट्ठी सीमेंट लिया, बकेट रखी, उस पर थ्रो कर दिया यूँ सीमेंट, ठीक है, क्या कर दिया, थ्रो ऐसे कर दिया सीमेंट, तो वो थोड़ी देर तक उस पर फ्लोट करना, तैरना चाहिए, डूबेगा बेशक डूबेगा सीमेंट, पर थोड़ी 1-2 सेकंड, 2-3 सेकंड, 4-5 सेकंड के बाद डूबेगा वो, जब उसके ऊपर से वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगा पूरा, तब डूबना शुरू होगा। एकदम से सीधे डूब, जैसे हमने फेंका तुरंत नहीं डूब गया वो, थोड़ी देर बाद डूबना शुरू होता है, तो वो बेस्ट सीमेंट होता है। वही कहा गया है कि अगर हम इसको थ्रो करते हैं, इफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट थ्रोन इन अ बकेट ऑफ वाटर, इट शुड फ्लोट फॉर सम टाइम बिफोर सिंक, डूबने से पहले थोड़ी देर वो तैरना चाहिए, ठीक है ना। फिर आ थिन पेस्ट, अब भाई हमने क्या किया, 2 चुटकी सीमेंट लिया, 1 चुटकी वाटर, क्या 2 चुटकी सीमेंट 1 चुटकी वाटर, हमने क्या किया, फिंगर्स के बीच में रब किया और ऐसे पेस्ट बनाया, और जब हमने देखा
कि भाई ये थोड़ा थोड़ा सा क्या स्टिकी फील हो रहा है, चिपचिपा फील हो रहा है, स्टिकी, फेविकॉल जितना नहीं, बस एक स्टिकीनेस आएगा, थोड़ा सा स्टिकी फील होगा, ठीक है ना। तो वो फील जो होगा ना स्टिकी, अगर वो फील हो रहा है तो समझो सीमेंट बेस्ट है एज अ फील्ड टेस्ट के हिसाब से, ठीक है ना। 2 फिंगर्स के बीच में अगर हमने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक पेस्ट बना लिया, वाटर थिन पेस्ट बनाया सीमेंट वाटर का, और फिर उसे 2 फिंगर के बीच में ऐसे करके देखा तो वो स्टिकी फील हुआ, तो हमने उसको क्या कहा, अच्छा सीमेंट है भाई, अच्छा सीमेंट है, ठीक है ना। ये क्या क्या हो गया हमारा, ग्रीनिश होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे, यूनिफॉर्मली ग्रीनिश ग्रे, ठीक है ना। फील स्मूथ फील होना चाहिए जब भी हम 2 फिंगर्स के बीच में रब करें, बिना पानी मिलाए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, उसके पाउडर को। और जब हम हैंड क्या है कि उसको क्या करें, जब भी हैंड डालें किसी बकेट में या हीप में, तो हमें वहाँ ठंडा ठंडा महसूस होना चाहिए, ठीक है ना। और जब भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हमने 1 मुट्ठी उठाया सीमेंट और बकेट पानी भरी, बकेट में फेंक दिया, तो वो थोड़ी देर तैरना चाहिए, फिर उसके बाद डूबना चाहिए। फिर क्या होता है कि थिन पेस्ट क्या, 2 चुटकी सीमेंट 1 चुटकी वाटर, 2 चुटकी सीमेंट 1 चुटकी वाटर को क्या किया, ऐसे मिला लिया, और फिर देखा अरे भाई ये थोड़ा चिपचिपा महसूस हो रहा है, यानी अच्छा सीमेंट है। फिर क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ लम्स। आप खुद बताओ कि सीमेंट में लम्स कहाँ से आएंगे। क्या लिखा है, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हार्ड लम्स। हार्ड लम्स से फ्री होना चाहिए सीमेंट। और लम्स कैसे बनते हैं, लम्स आर फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। अब आप खुद समझो, सीमेंट भाई इतना हीट से आया सीमेंट बन के, इतना हीट, इतना आप गर्मी से आओ, इतनी प्यास नहीं लगेगी आपको, बिल्कुल प्यासा रहता है पानी का। अगर आपने बोरी थोड़ी देर ऐसे लगती तो एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लगा, पीने लगेगा पानी। तो इसलिए जब भी सीमेंट स्टोर करते हैं ना, तो एयर टाइट जैसे वेयर हाउस होते हैं वहाँ पे स्टोर करते हैं सीमेंट को, ताकि वो मॉइस्चर से हार्ड ना हो जाए, उसमें लम्स ना आ जाए। कहा जाता है कि अगर 5% से अगर लम्स ज़्यादा होते हैं वेट वाइज, उसका वेट वाइज देखा जाए 5% से अगर ज़्यादा है लम्स, तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे उस सीमेंट को, इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। 5% से ज़्यादा अगर उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो गया है तो हम बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखनी, ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, फील स्मूथ होना चाहिए जब भी हाथ डालें, अगर रफ हो रहा है तो सैंड प्रेजेंट है, और फील कूल होना चाहिए जब भी हम इंसर्ट करें हाथ उसमें, इसकी बोरी होती जो भी, या फिर बैग वैग में इंसर्ट करें तो फील कूल होना चाहिए। और थ्रो करें अगर वो भरे बकेट पे, तो क्या होना चाहिए कि वो थोड़ी देर फ्लोट करना चाहिए, फिर सिंक करना चाहिए। फिर क्या है कि थिन पेस्ट बनाने, 2 चुटकी सीमेंट 1 चुटकी वाटर का, तो वो स्टिकी फील होना चाहिए। फिर क्या, फिर हमारा लम्स नहीं होने चाहिए, लम्स से फ्री होना चाहिए। अगर 5% वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो हम उसके लम्स तोड़ देंगे और फिर यूज़ कर लेंगे। कम 5% से कम तो उसके लम्स तोड़ देंगे और फिर यूज़ कर लेंगे। ज़्यादा कर देगा तो फिर उसको रिजेक्ट ही कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारे फील्ड टेस्ट है। अब हम लैब टेस्ट पे चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग फाइनेस टेस्ट देख लेते हैं, क्या क्या है फाइनेस टेस्ट। ये हमारे लैब टेस्ट का पार्ट है, पहला पार्ट। लैब टेस्ट का पहला पार्ट है फाइनेस टेस्ट। फाइनेस असल में है क्या, फाइनेस क्या है, मीन साइज पार्टिकल ऑफ सीमेंट। मीन साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सीमेंट है फाइनेस। पार्टिकल का मीन साइज है जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं उसका, उसे हम फाइनेस कहते हैं। तो पहला टेस्ट क्या है, सीव टेस्ट। सीव क्या भाई, छन्नी। वैसे त्योहार एक है छन्नी का, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लड़कियों के लिए, वो व्रत रखती हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, वो त्योहार क्या है। ऐसे उस त्योहार पे डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग, बात ये कर रहे हैं सीव मेथड। अब इसमें सीव मेथड में कौन सी सीव यूज करते हैं हम इसमें करते हैं 90 माइक्रोन की सीव। कितने माइक्रोन, 90 माइक्रोन। 90 माइक्रोन यानी कि आपका 90 इंटू 10⁻³ mm, इतना साइज की सीव यूज करते हैं इसमें, ठीक है ना। पार्टिकल साइज की, इतने साइज की सीव यूज करते हैं। करते क्या है, 100 ग्राम का सीमेंट सैंपल लेते हैं जिसमें कि लम्स ना हो, मतलब उसमें थोड़ा बहुत भी
भी मॉइस्चर ना हो। तो ऐसा सीमेंट लेंगे जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म रहेगा, और उसको क्या करेंगे 90 माइक्रोन की सीप पे 15 मिनट्स तक हिलाएंगे, सेक करेंगे, 15 मिनट्स तक उसको सेक करेंगे, और फिर देखेंगे कितना रेसिड्यू बच रहा है ऊपर। ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं हम लोग कि इसमें डाला, पहले क्या किया, सीमेंट लाए, कितना 100 ग्राम सीमेंट खाया, 100 ग्राम्स, और उसको हमने सीप पे डाला, देख लिया भाई वो पाउडर फॉर्म सही से, लम्स तो नहीं उसमें, लम्स होंगे तो फिर उसके लम्स तोड़ने होंगे, तो लम्स हमने हटा दिए और सीमेंट सैंपल ले लिया, उसको 15 मिनट तक सेक किया। अब देखा उसके ऊपर क्या रेसिड्यू बच गए, ठीक है, क्या रेसिड्यू बच गए। अब उसके रेसिड्यू देखे तो इस हिसाब से मैं 3 सीमेंट बता दे रहा हूँ, वैसे आते बहुत हैं बट आप उसको बुक से देख के पढ़ सकते हैं, उसमें बताने का कुछ नहीं, सीधे याद करने का है, तो आप उसको सीधे सीधे कहीं से बुक से डेटा देख के यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर दिए, मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। तो बस बेसिकली देख लेते हैं, ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अभी मैं टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ाऊंगा तो सारे सीमेंट बताऊंगा, अभी आप जनरल व्यू देखिए, ओपीसी सीमेंट में कितना परसेंट, ये मैक्सिमम परसेंट ऑफ रेसिड्यू बाय वेट, वेट के हिसाब से परसेंटेज कितना वेट सीमेंट, जैसे 100 ग्राम वेट लिया हमने, 100 ग्राम वेट लिया सीमेंट का, तो उसमें से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 ग्राम से ज्यादा रेसिड्यू नहीं निकलना चाहिए। अगर 10 ग्राम से ज्यादा रेसिड्यू निकल रहे हैं तो हम लोग समझेंगे ओपीसी फिर यूज नहीं है, ठीक है ना। तो वो ये साइज पार्टिकल क्या है कि ये बदलता रहता है, कैसे कि कभी हमने ये सब, सबसे बड़ा सबसे चीज है ना इसकी, तो बेसिकली डिपेंड किस पे करता है कि क्लिंकर्स पे डिपेंड करता है। क्लिंकर्स हार्ड हुए तो क्या होगा कि भाई फाइननेस उतनी नहीं मिल पाएगी, हम ग्राइंड नहीं कर पाएंगे उस लेवल का, ठीक है ना। और हमारी मशीन्स पर भी डिपेंड करता है वो कितना ग्राइंड कर रही है ये फाइननेस, और फाइननेस भी बहुत चीजें बताती है, मैं भी आपको बता दूं, पहले यहाँ पे कुछ यहीं पर ही बता देता हूँ मैं आपको कि फाइननेस क्या करती है। फाइननेस क्या करती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ को क्या करेगी, बढ़ा देगी, अगर फाइननेस बढ़ रही है तो, ठीक है ना, फाइननेस बढ़ रही स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है। और क्या होगा भाई, अब इसके साथ साथ पर कुछ चीजें भी, श्रिंकेज, श्रिंकेज क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी भाई, पर श्रिंकेज तो दिक्कत वाली बात है, श्रिंकेज क्यों बढ़ जा रही है हमारी उसकी, भाई श्रिंकेज तो नहीं बढ़नी चाहिए। इस टाइप की चीजें फाइननेस से बढ़ जाती हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगी ना फाइननेस, हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन पढ़ा भी था किन किन चीजों से बढ़ता है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये सब चीजें बढ़ जाती हैं इसमें फाइननेस के चक्कर में। तो इसलिए हम फाइननेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और एक स्ट्रेंथ लेवल तक उसको पीसते भी हैं। वैसे कहा जाता है जितना फाइन होगा ना उतना ज्यादा सेटिंग टाइम भी इसका बहुत कम हो जाएगा, सेटिंग टाइम जो होगा ना इसका वो भी कम हो जाएगा इस फाइननेस की वजह से। तो ये सब फाइननेस के जो दिक्कत थी, मतलब कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो है ये। तो वही हम देख रहे हैं कि अगर ये 10% हो गया तो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऊपर रेसिड्यू, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो मतलब स्ट्रेंथ इतनी नहीं देगा हमारा, जितना फाइन सीमेंट उतना अच्छा होता है, भले उस श्रिंकेज के लिए हम बहुत चीजें करते हैं बट फाइन होता है ना तो अच्छा होता है सीमेंट, जल्दी स्ट्रेंथ लेता है, अच्छे से होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, ठीक है ना, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो ऐसी पोजुलाना पोर्टलैंड सीमेंट देखना, ये अच्छा सीमेंट है, 5% है इसकी, और रैपिड हार्डनिंग, जल्दी हार्ड हो जा रहा है ऐसा सीमेंट है, तो उसकी फाइननेस तो वैसे कम रहेगी, 5% रहेगी। तो ये थी सीप, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या है कि अब आपने जियोटेक्निकल जैसे पढ़ा होगा, अभी शायद ना पढ़ा होगा आपने जियोटेक्निकल, तो मैं बता दूं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं लेस देन 90 माइक्रोन, अब उनका साइज इतना छोटा होता है कि हम सीप से करते हैं तो बहुत पार्टिकल उड़ जाते हैं, बहुत से पार्टिकल, मतलब सीप करते हैं तो पार्टिकल उड़ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये परफेक्ट वे नहीं है, इससे एक्यूरेट आंसर नहीं आता, एक्यूरेट इसका मेजरमेंट नहीं हो पाता हमारा परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू के वेट के हिसाब से। तो हम वहां क्या करते थे, किले के लिए क्या करते, सैंडवेंट के लिए तो करते, पर किले के पार्टिकल बहुत छोटे होते तो वहां सेडिमेंटेशन मेथड करते थे हम लोग, ठीक है, सेडिमेंटेशन मेथड अप्लाई करते थे उस पर। तो यहाँ पे हम सेडिमेंटेशन मेथड की जगह यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, एयर परमिएबिलिटी मेथड। अब एयर परमिएबिलिटी मेथड में हम क्या देख करेंगे, तो वो देख लेते हैं। बेसिकली ये बनाई किसने है, नर्स और ब्लेन ने बनाया है, इसको नाम याद रख लीजिए जैसे, ठीक है ना, ये नाम याद रख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, नर्स और ब्लेन ने बनाया इसको, ठीक है ना। अब करते क्या है इसमें वो बात कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना।
तो हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट लिया, जैसे हम लोगों ने सीमेंट लिया, इसका कुछ हाइट है, सीमेंट है, ठीक है ना। इसका ये पहला सेक्शन है 1, दूसरा सेक्शन है 2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एयर पास कराएंगे। परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सॉइल में से पास होना, फ्लो होना, ठीक है ना, फ्लो इन दी थ्रू दी वॉइड्स ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो उसकी वो परमिबिलिटी कहलाता है। तो वही परमिबिलिटी हो रही है इसमें, बट इसमें आप कह रहे पानी क्यों नहीं, भाई पानी से तो प्यार है ना इसको, पानी से प्यार है इसको भाई। पानी अगर आ गया इसके अंदर तो ये फिर पानी निकलेगा नहीं नीचे से, रिएक्शन हो जाएगी और हार्ड हो जाएगा सीमेंट, इसलिए हम एयर निकालते हैं इसमें से। एयर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर ऊपर से लगाया, नीचे से एयर निकल रही है। अब भाई अब एयर निकल रही है, सीमेंट अगर जितना ज्यादा फाइन होगा तो एयर, जैसे यहां से हमने 2 डाली तो यहां से 1 एयर निकल रही, ऐसा कुछ हो जाएगा। एग्जाम्पल है, तो यहां से कुछ एयर डाली तो वहां से कम कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होंगे, हेड लॉस जरूर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, हेड लॉस जरूर होगा कुछ ना कुछ। जो हेड लॉस होता है वो क्या होता है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से, किसके, पार्टिकल साइज के, ठीक है, पार्टिकल साइज ऑफ किसके, सीमेंट के, पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट के। क्या है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि पार्टिकल साइज से जब भी हेड लॉस जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा इससे कम एयर पास होगी। अब एयर कम पास हुई यानी कि पार्टिकल बहुत पास पास है। अभी आप 2 बड़े बड़े पार्टिकल ले लो, ग्रेवल्स ले लो, उससे एयर पास करा, पूरी पूरी एयर पास हो जाएगी। इससे क्या होता है, एयर में कुछ लॉस हो जाता है, पास नहीं होती, क्योंकि ये दिखाता है कि ये कितने फाइन पार्टिकल्स हैं। तो उस हिसाब से कि जितना ज्यादा हेड लॉस होगा उतने ही ज्यादा पार्टिकल का साइज क्या होगा, जितना हेड लॉस बड़ा पार्टिकल साइज उतने ही कम, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से पार्टिकल साइज बढ़ता है तो क्या होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं हम लोग। फिर इसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में हम इसको मेजर करते हैं। क्यों करते हैं, इसका एक सबसे सही तरीका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, ना कि परसेंटेज रेशियो। ये बहुत एक्यूरेट वो देता है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली मेथड है एग्जाम्स में। तो इस तरह से क्या होता है, एयर पास करा, एयर प्रेशर लगाया सीमेंट में, सीमेंट का एक 2 सेंटीमीटर तक का वो ले लिया, उसमें पास कराई, तो कितना हेड लॉस हुआ भाई उसमें, यहाँ बीच एरिया में कितना हेड लॉस हुआ वो बताओ। तो वो कौन मेजर करता है, मैनोमीटर एक मेजर करता है, मेजर बाई फ्लोमीटर होता है, फ्लोमीटर। एक तरीके से मैनोमीटर होता है, फ्लूइड मैकेनिज्म पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे आप, फ्लूइड मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो फ्लोमीटर होता है ना, ये मेजर करता है कि कितना हेड लॉस हुआ उसके अंदर, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो वो पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, पार्टिकल साइज के। ऐसे स्पेसिफिक सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया क्या रहूंगा, अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या हो गया भाई, ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया से मतलब है सरफेस एरिया, ठीक है ना। सरफेस एरिया मैं क्या बताऊं, सरफेस एरिया पर ग्राम, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो गया। क्या हो गया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया पर ग्राम, स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो गया। अब आपने क्या कहा कि मैंने 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम में से एयर पास करा रहे, ठीक है ना, 1 ग्राम में से एयर पास करा रहे तो इतना हेड लॉस हो जा रहा, ठीक है ना। तो इतना पार्टिकल साइज हो जाना, तो इतना स्पेसिफिक सरफेस एरिया है इसका, मतलब कि 1 ग्राम में कितना 1 ग्राम आपका मास उठाया तो उसमें आपके कितना सरफेस एरिया आ जा रहा है, सरफेस एरिया कितना सीमेंट, मतलब आपने 1 ग्राम उठाया, ठीक है ना। मैं कैसे बताऊं, 1 ग्राम उठाया आपने, जैसे 1 ग्राम सीमेंट उठाया आपने, यहाँ बता देता हूँ, 1 ग्राम सीमेंट उठाया आपने, ठीक है ना। तो
दो तरह के सीमेंट है भाई। 1 ग्राम उठाया, उसने इतना बड़ा एरिया कवर कर लिया, आपने इसको बिछा दिया केक पार्टिकल। एक उठाया आपने, उसने इतना कवर किया बस। तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा कवर हो गया, इसका कम हो गया। ये कब होगा? जब पार्टिकल बहुत ज्यादा फाइन होंगे। पार्टिकल फाइन होंगे तो ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे, और 1 ग्राम में ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे। और पार्टिकल थोड़े से आप ऐसे ग्रेवल्स ले लो 1 ग्राम, और मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ वैसे ये बात कि 1 ग्राम आप ग्रेवल्स ले लो और 1 ग्राम आप सैंड ले लो। ग्रेवल बिछा दो और सैंड बिछा दो, सैंड ज्यादा एरिया कवर कर लेगी और ग्रेवल्स कम एरिया कवर कर पाएंगे। तो वही बताता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया को हमारे, ठीक है ना। तो यही इस तरह से समझ सकते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। और ये जो वैगनर टर्बिडीमीटर जो है ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नाम जान लो। और इसको पूछा भी नहीं जाता कभी, इसको पूछा भी नहीं जाता, मोस्टली बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, बस नाम याद कर लो, इतना बहुत है। ये थे फाइननेस टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हम लोगों ने किस तरह से पूरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट देखा, उसके बाद टेस्ट देखे कि फील्ड टेस्ट क्या होता है, और फिर हमारे फिजिकल यहाँ पे लैब टेस्ट में फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट क्या होते हैं। अभी हमने फील्ड टेस्ट कवर कर लिया है और फिजिकल टेस्ट में फाइननेस टेस्ट कवर कर लिया। बाकी की रिमेनिंग टेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। Thank you for watching Learners Unit. Please like, share and subscribe for upcoming video lectures and press the bell icon for further notification. Thank you.